लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संस्कार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चित्रगुप्त ऐसे बहुतेरे पापों का हिसाब बड़े बड़े हरूफों में अपने खाते में लिख रखते हैं, खुद पापियों को जिनका पता तक नहीं रहता। इसी तरह दुनिया में ऐसे पाप भी हुआ करते हैं जिन्हें सिर्फ मैं ही पाप समझता हूं और कोई नहीं। आज जो बात मैं कहना चाहता हूं वो इसी तरह की है। चित्रगुप्त के सामने जवाबदेही करने के पहले ही अगर उसे कबूल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कसूर का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। शनिवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। हमारे मोहल्ले में आम सड़क से कोई भारी जुलूस निकल रहा था। मैं अपनी स्त्री कलिका के साथ मोटर में बैठकर अपने मित्र नयन मोहन के घर जा रहा था। चाय का न्योता था वहां। मेरी स्त्री का कलिका नाम ससुर साहब का दिया हुआ है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। नाम के योग्य उसका स्वभाव नहीं था। कली अपना सब कुछ छिपाए रहती है, किंतु उसका मतामत बिल्कुल स्पष्ट था। बड़े बाजार में विलायती कपड़े के खिलाफ जब वो पिकेटिंग करने गई थी तब साथियों ने भक्ति में आकर उसका नाम रखा था ध्रुवव्रता। मेरा नाम है गिरीन्द्र। उसके दल वाले सब मुझे मेरी पत्नी के पति के रूप में ही जानते थे। मेरे अपने नाम की सार्थकता पर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। विधाता की कृपा से बाप दादों की कमाई की बदौलत मेरी भी थोड़ी बहुत सार्थकता थी और उस पर लोगों की नजर पड़ती थी सिर्फ चंदा लेते वक्त। स्त्री के साथ पति के स्वभाव का मेल न होने से शायद मेल अच्छा होता है, सूखी मिट्टी के साथ पानी के मेल की तरह। मेरी प्रकृति बहुत ही ढीली ढाली है। कोई भी बात हो मैं उसे ज्यादा जोर से नहीं पकड़ रखता। मेरी स्त्री की प्रकृति बहुत ही कड़ी थी। जिस बात को पकड़ लेती उसे हरगिज नहीं छोड़ती। मेरी तो ये पक्की राय है कि हमारी घर गृहस्थी में जो अमन कायम रहा वो हम दोनों के इस वैषम्य की बदौलत ही। सिर्फ एक जगह हम दोनों में जो विरोध रह गया था वो आखिर दम तक नहीं मिटा। कलिका की धारणा थी कि मैं अपने देश को प्यार नहीं करता। अपनी धारणा पर उसका अटल विश्वास था और यही वजह है कि अपने देश प्रेम का मैं ज्यों-ज्यों सबूत देता गया त्यों-त्यों उसके कहे हुए बाहरी लक्षणों के साथ मेल न बैठने से वो मेरे देश प्रेम पर संदेह ही करती गई। बचपन ही से मैं किताबों का कीड़ा रहा हूं। कोई नई किताब निकली नहीं कि मैं तुरंत खरीद लाता। मेरे दुश्मन भी इस बात को कबूल किए बगैर नहीं रहेंगे कि मैं उन्हें पढ़ता भी हूं। और मित्र तो अच्छी तरह जानते हैं कि पढ़ने के बाद उनके विषय में चर्चा और तर्क वितर्क किए बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता। यहां तक कि मेरे इस तर्क वितर्क की चोट से बचने के लिए बहुत से मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया है और अब तो उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा बचा है जिसने हार नहीं मानी। वन विहारी को लेकर इतवार के दिन अब भी दरबार जमा करता है। मैंने उसका नाम रखा है कौन बिहारी। किसी किसी दिन हम दोनों छत के एक कोने में बैठकर बातचीत में इतने गरक हो जाते हैं कि रात के 2-2 बज जाते। जिन दिनों हम उस नशे में चूर थे वे दिन हमारे लिए सुदिन नहीं थे। जमाना ऐसा था कि अगर पुलिस किसी के घर गीता देख लेती तो उसे वो राजद्रोह का सबूत साबित करने में देर नहीं लगाती। उस जमाने के देशभक्त ऐसे थे कि किसी के घर अगर विलायती किताब का कोई फटा हुआ पन्ना भी पाते तो वे उसके मालिक को देशद्रोही समझ लेते। मुझे तो वे काले रंग का पलस्तरदार श्वेत द्वैपायन मानते थे। मेरी बात को कोई अत्युक्ति न समझे तो मैं कहूंगा कि सरस्वती का रंग सफेद होने के कारण उन दिनों के देशभक्तों ने उनकी पूजा करना छोड़ दिया था और ऐसी एक विचारधारा चल पड़ी थी कि लोग समझते थे जिस सरोवर में उनका सफेद कमल खिलता है उसके पानी से देश की तकदीर को जलाने वाली आग बुझती नहीं बल्कि और धधक उठती है। सहधर्मिणी की तरफ से सद्य दृष्टांत और लगातार ताकीदों के बावजूद मैंने खादी नहीं पहनी। इसकी वजह ये नहीं कि खादी में कोई दोष है या गुण नहीं है या मैं पहनने ओढ़ने में बहुत शौकीन हूं। बिल्कुल उल्टी बात थी। स्वदेशी चाल चलन के खिलाफ बहुत से कसूर मैंने किए होंगे पर सफाई उनमें शामिल नहीं। मैली मोटी पोशाक और ढीला ढाला रहन सहन मेरी आदत में शुमार है। कलिका की भावधारा में स्वदेश प्रेम की बाढ़ आने के पहले मैं चौड़े पंजे के मामूली जूते पहना करता था और उन पर रोज रोज कालिमा पोतना भूल जाता। मोजे पहनने को आफत समझता। कमीज कोट न पहनकर
मामूली कुर्ता पहनने में आराम पाता और उसके 2-1 बटन कम रहते तो उनका ख्याल न करता। ये सब बातें हमारी तुम्हारी दृष्टि में मामूली भले ही हों, पर परमात्मा झूठ न बुलाए, मुझे अपने दाम्पत्य जीवन में चिरविच्छेद होने की आशंका होने लगती थी। कलिका जब है तब यही कहा करती, देखो तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। मैं कहता, मेरी अनुगामनी बनने की जरूरत नहीं, मुझे छोड़कर तुम जहां जी चाहे जा सकती हो। आज जमाना बदल गया है, किंतु मेरी किस्मत नहीं बदली। आज भी कलिका वही बात कहती है, तुम्हारे साथ बाहर जाने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। कलिका पहले जिस दल में शामिल हुई थी उसकी वर्दी मैंने नहीं पहनी, और आज जिस दल में शरीक है उसकी वर्दी भी मुझसे नहीं अपनाई गई। मेरे बारे में स्त्री की शर्म ज्यों की त्यों बनी ही रही। इसे मेरे ही स्वभाव का दोष समझना चाहिए। चाहे किसी भी दल का हो, भेष धारण करने में मुझे संकोच होता है। उस संकोच को मैं किसी भी तरह छोड़ न सका। और उधर कलिका भी आपस का मतभेद खत्म करके मेरे रहन सहन को बर्दाश्त न कर सकी। झरना की धारा जैसे घूम फिरकर मोटे पत्थर पर बार बार चोट करके उसे ढकेलने की व्यर्थ कोशिश करती रहती है, उसी तरह कलिका से भी भिन्न रुचि वालों पर चलते फिरते दिन रात चोट पहुंचाए बगैर नहीं रहा जाता। अलग राय नाम की चीज का स्पर्श लगते ही मानो उसकी रगों में सुरसुरी सी उठ खड़ी होती और उससे वो बेचैन हो जाती। कल चाय के निमंत्रण में जाने के पहले मेरी खादीहीन पोशाक पर कलिका ने कम से कम 1001 बार आपत्ति की होगी, और तारीफ ये कि उसमें मिठास का लेश मात्र नहीं। जरा कुछ बुद्धि का अभिमान होने से मैं भी उसकी डांट फटकार को बिना तर्क के शिरोधार्य न कर सका। आश्चर्य है, स्वभाव की प्रेरणा आदमी को कैसी कैसी फजूल की कोशिशों में उत्साहित किया करती है। मुझसे भी 1001 बार जवाब दिए बगैर न रहा गया। मैं भी बराबर चुटकियां ले लेकर कलिका को जवाब देता गया। औरतें विधाता की दुही आंखों पर काली किनारी की साड़ी का मोटा घूंघट खींचकर आचार के साथ आंचल का गठबंधन करके चला करती हैं। मनन की अपेक्षा मानने में ही उन्हें ज्यादा आराम मिलता है। जिंदगी के सभी चलन व्यवहारों को जब तक वे रुचि और बुद्धि के स्वाधीन क्षेत्र से घसीटकर संस्कार के जनान खाने में ले जाकर पर्दा नशीन नहीं बना डालते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। आचार विचारों से जर्जरित हमारे इस देश में खादी पहनना माला तिलकधारी धार्मिकता की तरह ही एक संस्कार सा बन गया है। इसी से औरतों को उससे इतनी खुशी होती है, इत्यादि इत्यादि। देवी कलिका मारे गुस्से के तमतमा उठी। उसकी आवाज सुनकर बगल वाले मकान की नौकरानी तक समझ गई कि स्त्री को इच्छानुसार पूरे वजन के गहने गढ़ा देने में पति ने जरूर धोखा दिया होगा। कलिका ने कहा, देखो, खादी पहनने की पवित्रता जिस दिन गंगा स्नान की तरह देश के लोगों के हृदय में संस्कार बनकर बैठ जाएगी, उसी दिन देश जी सकता है। विचार जब स्वभाव के साथ घुल मिलकर एक हो जाते हैं तब वे आचार बन जाते हैं। विचार जब आचार में दृढ़ता का रूप धारण कर लेते हैं तभी उन्हें संस्कार कहा जाता है। तब फिर आदमी आंख मीच कर काम करता है, तुम्हारी तरह आंख खोलकर दुविधा में डमाडोल नहीं होता रहता। ये शब्द अध्यापक नयन मोहन के कहे हुए आप्तवाक्य हैं। इससे उद्धृति के चिन्ह सिर्फ घिस गए हैं और कलिका देवी समझती हैं कि ये उनके निजी विचार हैं। जिस महापुरुष ने ये कहावत चलाई थी कि गूंगे के दुश्मन नहीं होते, वे जरूर अविवाहित थे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो कलिका पहले से दूनी झमक कर बोली, वर्णभेद को सिर्फ तुम मुंह ही से नहीं मानते, वरना अमल में तो कभी लाते नहीं देखा। हम लोगों ने खादी पहनकर उस भेदभाव पर अखंड सफेद रंग चढ़ा दिया है, आवरण भेद को उठाकर वर्णभेद की खाल उधेड़ दी है। मैं कहना ही चाहता था कि मुंह से वर्णभेद तो मैं तभी से नहीं मानता जब से मुसलमान के हाथ का बना मुर्गी का शोरबा मानने लगा हूं। और ये मेरा कंठस्थ वाक्य नहीं बल्कि कंठस्थ कार्य है जिसकी गति भीतर की ओर है। किंतु तुम्हारा जो वर्णभेद का ढकना है वो तो बाहरी चीज है, उसे ढका ही जा सकता है, धो पोंछ कर मिटाया नहीं जा सकता। पर कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कायर पुरुष ठहरा, चुप रह गया, क्योंकि मैं जानता हूं आपस में हम जिन युक्तियों के बल पर बहस छेड़ते हैं, कलिका उन्हें अपने मित्रों के घर ले जाकर धोबी के घर के कपड़ों की तरह भट्टी चढ़ाकर पछाड़ पछाड़ कर साफ कर लाती है।
भारतीय दर्शन के अध्यापक नयन मोहन के यहाँ से प्रतिवाद लाकर वो मुझे सुनाती है और अपनी चमकती हुई आंखों की नीरव भाषा में मुझसे कहती रहती है, क्यों, अब आई अक्ल ठिकाने? नयन मोहन के घर जाने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं। मैं निश्चित जानता था कि वहां चाय की टेबल पर गरम चाय की धुआं की तरह ही इस विषय की सूक्ष्म चर्चा छिड़े बगैर न रहेगी कि हिंदू संस्कृति में संस्कार और स्वाधीन मुक्ति, आचार और विचारधारा का अपेक्षिक स्थान क्या है, और उस अपेक्षता ने हमारे देश को और सब देशों से उन्नत स्थान क्यों दिया है, और इससे कहाँ का वातावरण गीला और धुंधला हो जाएगा। इधर सुनहरी जिल्दों से सुशोभित अखंडित पत्रवती नवीना पुस्तकें हाल ही दुकान से आकर मेरे तकिया के पास प्रतीक्षा कर रही थीं। अभी सिर्फ शुभ दृष्टि ही हुई है, उसके ब्राउन से परों के घूंघटपट अभी नहीं खुले। उनके संबंध में मेरा पूर्वराग हृदय के भीतर क्षण क्षण में प्रबल होता जा रहा है। फिर भी स्त्री के साथ बाहर जाना पड़ा। कारण ध्रुवव्रता का इच्छावेग टकरा जाने से वो उसके वाक्य और अवाक्य में ऐसा तूफानी भंवर बन जाता है कि जिसका चक्कर मेरे लिए किसी भी तरह स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता। घर से निकलकर गली पार करके मोटर बड़ी सड़क पर पहुंच भी न पाई कि देखा सामने हलवाई की दुकान के आगे भीड़ जमा है और शोर हो रहा है। हमारे पड़ोस के मारवाड़ी तरह तरह की कीमती पोशाक पहनकर जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। मेरी गाड़ी सामने भीड़ देखकर रुक गई। सुना कि लोग मारो मारो चिल्ला रहे हैं। मैंने समझा कि कोई पॉकेट मार पकड़ा गया होगा। मोटर अपना भौंपू बजाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़कर उस उत्तेजित जनता के पास पहुंची तो देखा कि लोग हमारे मोहल्ले के बूढ़े सरकारी मेहतर को पीट रहे हैं। वो गली के सरकारी नल से बाल्टी भरकर झाड़ू बगल में दबाए जा रहा था। किसी से छू गया है। साथ था उसका 8 साल का नाती। नाती रो रहा है और अपने बाबा को छोड़ देने के लिए निहोरे कर रहा है। दोनों ही साफ सुथरे कपड़े पहने थे और देखने में तंदुरुस्त मालूम होते थे। बूढ़ा कह रहा था, गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए। किंतु इससे अहिंसा व्रत पुण्यार्थियों का गुस्सा घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता जाता था। बूढ़े की आंखों से दर दर आंसू बह रहे थे और ठोड़ी से टप टप खून। मुझसे सहा नहीं गया। उनके साथ झगड़ने के लिए उतरना मेरे लिए संभव न था। मैंने तय किया कि बूढ़े मेहतर और उसके नाती को अपनी मोटर में बिठाकर दूर ले जाकर छोड़ दूं और अपनी सहधर्मणी को दिखा दूं कि मैं उसके तथाकथित धर्मात्माओं के दल में नहीं हूं। मेरी चंचलता देखकर कलिका मेरे मन की बात शायद समझ गई। उसने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम क्या कर रहे हो, मेहतर है? मैंने कहा, होने दो मेहतर, इससे क्या लोग उसे मारेंगे? कलिका ने कहा, कसूर तो उसी का है, बीच रास्ते से चलता क्यों है? एक किनारे से बच के नहीं जाया जाता उससे? मैंने कहा, सो मैं नहीं जानता, उसे मैं गाड़ी में बिठा के ले चलूंगा। कलिका ने कहा, तो मैं यहीं गाड़ी से उतरी जाती हूं। मेहतर को तुम गाड़ी में नहीं चढ़ा सकते। चमार कोरी होता तो बात भी थी, आखिर मेहतर है। मैंने कहा, होने दो मेहतर, देखते नहीं साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, नहा धो चुका है, इनमें से बहुतों से ज्यादा साफ सुथरा है। इससे क्या हुआ, है तो मेहतर ही। इतना कहकर उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, गंगादीन ले चलो गाड़ी। मेरी हार हुई। कायर हूं मैं। उस दिन नयन मोहन ने अपनी गंभीर युक्तियों से अपेक्षावाद की बाल की खाल निकाल कर रख दी, किंतु उनमें से एक भी बात मेरे कानों तक नहीं पहुंची और न मैंने उनका कोई जवाब ही दिया। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संस्कार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।